Hello friends, I am Dr. Mamta Agrawal, a psychologist, psychotherapist and a mental health professional. हाँ, जो मीटिंग में मैंने पेरेंट्स के लिए बच्चों की एंग्जायटी से संबंधित एक सेशन लिया जिसमें कुछ ऐसे कारणों की चर्चा की गई जो बच्चे की एंग्जायटी से रिलेटेड होते हैं पर पेरेंट्स अक्सर उन पर ध्यान नहीं दे पाते। हम बात करते हैं स्कूल से संबंधित कारणों की, उनके एकेडमिक से संबंधित कारणों की और बच्चे के ऐसे कारण जो हमारे घर से ही शुरू होते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते। आज उन कारणों को हमने समझा और साथ-साथ ऐसी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दी जिनके माध्यम से हम बच्चे की हेल्प कर सकते हैं उसकी एंग्जायटी से बाहर आने में। अगला पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ पेरेंटल एंग्जाइटी। जैसे कि हमने स्टार्टिंग के पॉइंट में ही डिस्कस किया था कि हम पेरेंट्स कई बार गॉसिप करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और वो बच्चा सुनता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमको ही किसी चीज से टेंशन होती है, परेशानी होती है, क्योंकि आजकल घर भी छोटे हो गए, एक कमरे में लाइफ सिमट गई, तो पेरेंट्स को भी जो बातें करनी है वो बच्चे के सामने ही हो रही है, बच्चा उनसे दूर ही नहीं जा पा रहा। या फिर अगर बगल के कमरे में भी बच्चा है और बच्चे पेरेंट्स शांति से ही बात कर रहे हैं, तब भी वो अंदाजा लगा रहा है कि कोई तो टेंशन वाली बात हो रही है, मेरे मम्मी पापा किसी बात से परेशान है। तो ये जो पेरेंटल एंग्जाइटी का रिफ्लेक्शन बच्चे देखते हैं, वो भी उस कारण परेशान होते हैं। और इसी इसी चीज को सोचते रहते हैं कि किस तरह से मैं अपनी बात को अपने पेरेंट्स से कहूँ या अपने फ्रेंड से कहूँ या टीचर से कहूँ, मैं किस तरह से अपने पेरेंट्स की हेल्प करूँ कि वो बाहर इन सब चीजों से निकल कर आए। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम डेली लाइफ में ही अपने बच्चे के सामने एक्सप्रेस करते हैं। कहते हैं ना, पेरेंट्स जो है वो रोल मॉडल है बच्चे के। तो पेरेंट्स को देखकर ही बच्चा सीखता है। और जब ये सब चीज बच्चा घर में ही होते हुए देखता है, तो उसके मनोभावों पर, उसके माइंड पर बहुत नेगेटिव असर पड़ने लगता है। और फाइनली धीरे धीरे, क्योंकि बचपन की एज वो होती है जब हमारा कार्टिसोल जो है, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो बहुत कम निकलता है, क्योंकि बचपन के टाइम में इतनी जिम्मेदारियां, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, एक तरह से प्ले एज होती है। तो जो कार्टिसोल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस, जब हमारे होता है, तनाव होता है, तो उस टाइम क्या होता है, ये कार्टिसोल हमारे शरीर में रिलीज होने लगता है और एक तैयार करता है हमारी बॉडी को सामना करने के लिए उस स्ट्रेस से। तो बचपन के टाइम में उतना कार्टिसोल नहीं निकलता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे इस कार्टिसोल के निकलने की, रिलीज होने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाती है। जब भी कोई स्ट्रेस हमारे सामने आएगा तो बॉडी में से कार्टिसोल निकलेगा और हम सामना करने के लिए उस स्ट्रेस का तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये सब चीजें जब बच्चा घर में देखता है और जब उसे स्ट्रेस होता है, तो एक छोटी सी उम्र से ही उसकी बॉडी में कार्टिसोल का जो स्तर है वो बढ़ने लगता है। और जब ये एक्सट्रीम लेवल पर हो जाता है, यही हार्मोन जब एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ जाता है, तब बच्चे के अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें यही चीज ध्यान रखनी है कि बच्चे के एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाहरी फैक्टर्स तो उसकी एंजाइटी के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन साथ साथ कहीं हमारा बिहेवियर तो बच्चे की एंजाइटी के लिए जिम्मेदार ना हो। तो किस तरह से हम बच्चे को इमोशनल सेफ्टी दे सकते हैं, उसको एंजाइटी से दूर करने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, हमें केवल 3 ही अप्रोच फॉलो करने हैं: रिकॉग्नाइज, रेगुलेट और रीएश्योर। बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ के कारण थे बच्चे की एंजाइटी के, उसी तरह से छोटे छोटे टिप्स हैं जो बच्चे की एंजाइटी को दूर करने में हेल्प कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज, जब भी बच्चा एंजाइटी में आ रहा है, टेंशन में आ रहा है, वहां पर ध्यान देने की जरूरत है। बच्चे के बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे परेशान बच्चा कभी अपने नेल बाइट करता है, चीजों को तोड़ता है, चीजों को छुपा कर रखने लगता है, स्कूल जाने से बचता है, अक्सर पेट दर्द की शिकायत करता है। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स, ऐसे छोटे छोटे व्यवहार में बदलाव जो उसके नॉर्मल व्यवहार अब तक चला आ रहा है, उन व्यवहारों में बदलाव जो है वो पेरेंट्स नोट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे में देखने को मिलते हैं। ऐसा होता है कि बच्चे के व्यवहार में थोड़े थोड़े बदलाव आने लगते हैं। दूसरा क्या है, सबसे पहले उन बदलावों को पहचानिए, रिकॉग्नाइज कीजिए कि ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो बच्चे के व्यवहार में चेंज हो रही हैं, और हम देख सकते हैं, हम नोटिस कर सकते हैं। दूसरा क्या है, रेगुलेट। रेगुलेट मतलब कभी कभी बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसको खेलने से संबंधित एक्सरसाइज, बाहर पार्क में ले जाइए, पार्क में जाकर बच्चे के साथ खेलिए। तो ऐसे जो मेडिटेशन टेक्निक्स हैं या योगा है, ये सब बच्चे को सिखाइए, क्योंकि ये सब चीजें हमारे हैप्पी हार्मोन्स जो 4 हैं,
सेरोटोनिन, डोपामिन, एसिटिलकोलामाइड और जो 4 हार्मोन्स है उनके लेवल को संतुलित करने में ये सभी एक्सरसाइज वर्क करती हैं। और बच्चे के मूड के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा हार्मोन सेरोटोनिन। तो हमको वर्क करना होता है कि अ, अगर हम एंजाइटी से अपने बच्चे को दूर रखना चाहते हैं तो हम कोशिश करनी होगी कि स्पेशली बच्चे का जो सेरोटोनिन हार्मोन है उसका विकास सही से हो सके, वो बॉडी में सही से रिलीज हो सके। और उसके लिए सबसे अच्छा यही होता है कि पेरेंट्स बच्चे के साथ एंगेज हो, बच्चे के साथ खेलें, उसे पार्क में ले जाएं, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और छोटी छोटी एक्सरसाइज बच्चे के साथ करें। अगला है रीएश्योर। रीएश्योर मतलब श्योर करना कि हाँ, बच्चे को ये श्योरिटी देना कि हम तुम्हारे इमोशनल वीकनेस के दौरान, इमोशनल डिस्टरबेंस के दौरान तुम्हारे साथ हैं। तो बच्चे के अंदर ये भावना जगानी कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, यू आर सेफ विद मी, आई एम विद यू। और तो बच्चे को लगता है जब उसके अंदर इमोशनल वीकनेस आती है या इमोशनल प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको ऐसा रियलाइजेशन होता है मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरे साथ हैं और मैं अपनी प्रॉब्लम उनसे डिस्कस कर सकता हूँ और मैं अपनी प्रॉब्लम में यहाँ से बाहर भी निकल सकता हूँ। क्योंकि पेरेंट्स का कनेक्शन बच्चों के साथ कम है, इसीलिए ना तो रिकॉग्नाइजेशन हो पाता उनके बिहेवियर में जब चेंज आते हैं, ना ही रेगुलेशन हो पाता क्योंकि पेरेंट्स बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, और ना ही रियश्योर हो पाता, मतलब पेरेंट्स बच्चे को ये श्योरिटी ही नहीं दे पाते कि हाँ इमोशनली हम तुम्हारे साथ हैं और किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स को कभी कभी बच्चे को गले लगाकर, उसको हक कर कर, प्यार करके उसके पास बैठकर ऐसा जरूर जताना चाहिए कि बेटा तुम किसी भी बात से लाइफ में डरना नहीं, हम हर कदम पे तुम्हारे साथ हैं। बच्चे को अपने पीछे एक स्ट्रोंग हैंड फील होता है और वो जब समस्या आती है उस समय डरता, घबराता नहीं है। और क्या टिप्स है इन 3 चीजों के अलावा छोटी छोटी जो हम यूज कर सकते हैं और बच्चे को हेल्प कर सकते हैं उसकी एंजाइटी से बाहर आने में? जैसे क्रिएट अ काम कॉर्नर। पहले क्या होता था, बच्चे बाहर खेलने जाते थे, फ्रेंड्स के साथ जाते थे, मैदानों में जाते थे, तो वहां पर वो अपने इमोशंस को निकाल कर ही आते थे, मतलब वो सब भूल जाते थे वहां जाकर खेल करके, घर में क्या हुआ है, कितनी टेंशन हुई है, तो वो थोड़ी देर के लिए सब भूल जाते थे। लेकिन आज के टाइम में ये स्पेस नहीं है। तो पेरेंट्स अगर पॉसिबल है उनके घर में तो बच्चे के लिए एक ऐसा कोना विकसित करें। देखिए क्या होता है कि अगर आप नोटिस करें तो बच्चा खेलने के माध्यम से अपने इमोशन व्यक्त करता है। जैसे आप देखेंगे कि छोटे थे, मान लीजिए हमारे साथ स्कूल में ऐसा हुआ कि आज हमको टीचर ने डांट दिया, तो हमारा बड़ा मूड अपसेट होकर हम घर आए, तो हमने क्या करा कि आए तकिए को मारना शुरू कर दिया कि मतलब हमने वो जो अपनी फ्रस्ट्रेशन थी वो हमने उस तकिए पर निकालनी शुरू कर दी। तो उसी तरह से ये क्रिएट अ काम कॉर्नर, जब बच्चे के पास एक ऐसा कॉर्नर होगा तो वो अपने इमोशनल एक्सप्रेशन को वहां पर निकाल पाएगा, थोड़ी देर रिलीज कर पाएगा, थोड़ी देर काम हो पाएगा। तो अगर पॉसिबल है तो एक घर में एक ऐसा कॉर्नर जरूर बनाइए जहां पर बच्चे के टॉयज रखे हों, वो प्रोडक्टिव और पॉजिटिव टॉयज बच्चे के सामने रखे हों और बच्चा उनके थ्रू अपने इमोशनल एक्सप्रेशन को शो कर सके और इसके साथ फिर वो अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस को भी टॉलरेट कर सके। अगला है प्ले बेस्ड एक्सप्रेशन। वही बच्चे के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, खेल खेल में बच्चे को पूछिए कि आज कैसा मूड रहा, तुम्हें ये परेशानी हुई तो इसका क्या सॉल्यूशन है, या उसको सजेशन भी दे सकते हैं कि ये तो मेरे साथ भी बचपन में हुआ था, मैंने तो ऐसे करा था। वहीं बच्चे के माइंड में बैठता है कि फिर अच्छा इसका तो सॉल्यूशन पॉसिबल है, मेरे पेरेंट्स के साथ भी ऐसा हुआ है, तो ये तो डील करने लायक प्रॉब्लम है, मैं इसे डील कर सकता हूँ। तो बच्चे के साथ खेल कर, उसके इमोशंस को समझकर और अपने इमोशंस को भी बच्चों को बताकर हम हेल्प कर सकते हैं उसकी इस इमोशनल ट्रिगर। एंजाइटी क्या है, एक पूरी तरह से इमोशनल ट्रिगर है। तो हमें इससे ही बच्चे को बाहर निकालना है और उसके लिए वर्क करना बच्चे के इमोशन पर सबसे पहले जरूरी है। हमको ये सिखाना होगा बच्चे को कि अपने अपने खुद के इमोशंस को कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए और किस तरह से सामने वाले के इमोशंस को भी समझकर बिहेव करना चाहिए। तो ये जो है बच्चे के स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। अगला है लिमिट टाइम, स्क्रीन टाइम। क्योंकि मोबाइल बहुत है, लैपटॉप बहुत है, तो उसका टाइम हमको बाउंड्री सेट करनी होगी कि दिन में 1 घंटा मोबाइल देखो,
या दिन में इस टाइम मोबाइल देखो, या फिर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि हम खुद से ही मोबाइल का यूज कम करें। जब खाली समय होता है, हम काम से निमट जाते हैं, तो हम खुद ही इतनी रील्स, इतने इंस्टा फेसबुक पर देखना पसंद करते हैं, तो वो सब बच्चा भी देख रहा होता है। तो सबसे पहले बच्चे की अगर हम स्क्रीन टाइम को लिमिट करना चाहते हैं, तो वहां पर हमें खुद अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करना होगा। अपने आप को भी किसी प्रोडक्टिव काम में लगाइए, किसी क्रिएटिव काम में, नए काम में लगाइए। उससे आपकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एंग्जाइटी कम होगी, और साथ साथ बच्चा भी वैसा ही देखना और करना सीख जाएगा। ये एक छोटी सी प्रश्नावली है जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हम वास्तव में अपने बच्चे को समझ पा रहे हैं, उसकी एंग्जाइटी को समझ पा रहे हैं। आप अगर ऐसा है तो उत्तर हाँ में दीजिएगा, अपने आप ही आप एनालाइज कीजिए, नहीं है तो नो में उत्तर दीजिएगा। या कभी कभी ऐसा होता है तो कभी कभी को इस क्वेश्चन को मान के रखिएगा। पहला है, पहले आप अपने आप से खुद पूछिए, क्या मैं बच्चे से पूछता हूँ कि क्या वह किसी बात से डर रहा है? हाँ, नहीं, कभी कभी। अगला सोचिए, क्या मेरा बच्चा मुझसे बिना डरे अपनी भावनाएं बांट सकता है? अगला अपने मन से पूछिए, क्या मैं उसे ये बताता हूँ कि डर लगना एक सामान्य भावना है? एक और क्वेश्चन पूछिए, क्या मैं अपने बच्चे के डर के समय उसके साथ बैठकर उसे सांत्वना देता हूँ? नेक्स्ट, क्या मैं अपने अनुभव शेयर करता हूँ कि मुझे भी बचपन में किन चीजों से डर लगता था? नेक्स्ट, क्या मैं डर के समय उसे मजाक बनाकर नीचा तो नहीं दिखाता? नेक्स्ट, क्या मैं अपने बच्चे के टीचर से बात करता हूँ जब वह स्कूल में किसी चीज से डरता है? और नेक्स्ट, क्या मैं उसे यह सिखाता हूँ कि डर से कैसे समझदारी से निकलना है? यदि आपके क्वेश्चन हाँ में ज्यादा हैं, तो आप अपने बच्चे के प्रति अवेयर हैं, उसके बिहेवियर के प्रति अवेयर हैं। लेकिन यदि कभी कभी में है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान हो जाना है। और यदि पूरी तरह से ज्यादातर क्वेश्चन आपके नहीं में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको पहले खुद पर वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि आपके बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव आपके बिहेवियर के लिए पड़ रहा है। तो ये छोटी सी प्रश्नावली आप लोगों के लिए तैयार की थी सेल्फ एनालिसिस करने के लिए, कि हम कहाँ तक अपने बच्चे के डर को, एंग्जाइटी का की सिम्टम ही है डर। जब किसी चीज डर लगेगा, तो ही एंग्जाइटी क्रिएट होगी। जब हम एंग्जाइटी को समझाते हैं, एंग्जाइटी को पढ़ते हैं, तो बच्चे के माइंड में एक चीज डालते हैं कि तुम एक चीज को समझ लो कि एंग्जाइटी मतलब एक्सट्रीम लेवल ऑफ डर। और वो डर ऐसा डर जिसका कोई भी रेलिवेंस नहीं है, उसका हमारी वास्तविक जिंदगी में कोई भी मतलब नहीं है। वो जो था, वो चीजें पास्ट में थी, और हमारा आज से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो हमें यही समझना जरूरी है बच्चे की एंग्जाइटी को समझने के लिए, कि क्या हम बच्चे के डर को समझ रहे हैं। और अगर हम समझ लेंगे, तो डेफिनेटली बच्चे की एंग्जाइटी को हम जीत जाएंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों को, सभी लोगों को, आपने इतने ध्यान से मेरी बात सुनी। और मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझा भी होगा। क्योंकि 40 ही मिनट का सेशन था, तो बहुत थोड़े समय में मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश करनी थी। अगर कुछ और भी आप इससे संबंधित जानना चाहते हैं, तो आप मेरे से डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपके लिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरी तरफ से मीटिंग को, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इतनी देर टाइम शेष है। थैंक यू सो मच मैडम। बहुत अच्छा आपका सेशन रहा और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। रियली ये छोटी छोटी बातें हैं, और लेकिन हम सभी इसमें ध्यान देने से चूक जाते हैं कई बार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। तो थैंक यू सो मच सभी को। और अगली मीटिंग के लिए नेक्स्ट संडे एक ऐसे ही टॉपिक पर, अगली बार जो टॉपिक रहेगा वो वर्किंग मदर्स पर रहेगा, या मदर्स पर स्पेशली रहेगा। वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों ही तरह की, कि किस तरह से उनको एंजाइटी होती है और किस तरह से वो एंजाइटी से बाहर निकल सकती हैं। तो आप लोग सभी ज्वाइन कीजिएगा, और अपने साथ और लोगों को भी ज्वाइन करवाइएगा, ताकि वो अवेयर हो सके और अपनी लाइफ को एक हेल्दी लाइफ की ओर बिना एंजाइटी के ले जा सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू हेलो। मैम। हेलो थैंक यू सो मच। सर। मैम। यस सर। मैम चिल्ड्रन की एक काउंसलिंग करानी थी, तो आपसे मिल सकते हैं?
एक बार दोबारा बोल दो। हम चिल्ड्रन के लिए काउंसलिंग करानी थी, आप मिल सकते हैं? हाँ, आप बिल्कुल मिल सकते हो। मेरा मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से काउंसलिंग करती हूँ। तो यदि आपका आना संभव है तो आप मेरे क्लिनिक पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपका आना संभव नहीं है तो विद द हेल्प ऑफ फोन टेली काउंसलिंग आप ये सर्विस, मेरी सुविधा, मेरी सेवा आप अपने लिए अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।